एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग एनवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि पीजीटी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है एनवीएस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंगोल शासकों पर विचार करें। फर्स्ट ऑप्शन है चंगेज खान, सेकेंड है काबुल खान और थर्ड है कुबलाई खान। कौन सा विकल्प उनके सही कालानुक्रमिक क्रम का प्रतिनिधित्व जो है करता है? फर्स्ट ऑप्शन है 2 1 3, फिर सेकेंड है 2 1 3, फिर थर्ड है 3 1 2 और फोर्थ है 1 2 3। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है शो राइट है, 2 1 3। फर्स्ट में होगा कौन सा पहले? तो काबुल खान, उसके बाद चंगेज खान, उसके बाद कुबलाई खान। तो सेकेंड ऑप्शन राइट है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है, मुगल काल में निवासी खेतिहर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जाता था? तो मुगल काल के निवासी खेतिहर थे, उनके लिए कौन सा शब्द जो है प्रयुक्त नहीं किया जाता था? फर्स्ट है खुदकारत, सेकेंड है घरूहल और थर्ड है पैकारत और फोर्थ है मिराश। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप लोग बताइए? क्योंकि इसमें नहीं कहा जा रहा है, प्रयुक्त नहीं होता था मुगल काल में निवासी खेतिहर के लिए, वो शब्द बताना है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है पैकारत। ऑप्शन थर्ड राइट है पैकारत। बाकी खुदकारत, घरूहल और मिरासी जो है खेतिहर निवासी के लिए प्रयुक्त होता था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित आंदोलनों पर विचार करें। फर्स्ट ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, सेकेंड है असहयोग आंदोलन और थर्ड है रॉल्टेक्ट। उपरोक्त आंदोलनों का सही कालानुक्रम अनुसार क्रम है। कौन सा क्रम सही होगा आप लोग बताइए? तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा, क्योंकि पहले हुआ था रॉल्टेक्ट, उसके बाद खिलाफत आंदोलन, उसके बाद लास्ट में असहयोग आंदोलन। चलिए हम लोग इसका डेट भी देख लेते हैं। रॉल्टेक्ट की शुरुआत जो है, रॉल्टेक्ट की शुरुआत 19 मार्च 1919 को हुआ था रॉल्टेक्ट की शुरुआत जो है शो। उसके बाद हुआ था खिलाफत आंदोलन, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो रॉल्टेक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद हम लोग खिलाफत आंदोलन के देखेंगे। तो खिलाफत आंदोलन तो 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। तो 19 मार्च 1919 को रॉल्टेक्ट और 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को खिलाफत आंदोलन में भारतीय मुसलमानों ने क्या किया था? राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो है खिलाफत दिवस मनाया था। 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को खिलाफत दिवस मनाया गया भारतीय मुसलमानों के द्वारा। उसके बाद फिर हुआ और 23 अक्टूबर को ही हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त रूप से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी कर रहे थे। फिर अब हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में देखेंगे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई थी। 1920 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई थी और 1 अगस्त 1920 ईस्वी को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। उसी दिन फर्स्ट दिन असहयोग आंदोलन के फर्स्ट दिन ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। उसी में स्वराज फंड के लिए बहुत सारे धन जो है इकट्ठे हो गए थे 1 अगस्त के दिन ही, क्योंकि उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद चौरी चौरा कांड के साथ ही असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर फोर्थ उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद के मथुरा से आगे बढ़ने पर जमकर मुकाबला किया? फर्स्ट ऑप्शन है कोकता द्वितीय, सेकेंड ऑप्शन है युवराज देव द्वितीय और थर्ड ऑप्शन है गांगेयदेव और फोर्थ ऑप्शन है शंकरगण तृतीय। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप लोग बताइए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, कोकता द्वितीय। निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद के मथुरा से आगे बढ़ने पर जमकर मुकाबला किया था? तो वो था कोकता द्वितीय। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है, निम्न में से किस विद्वान का विचार है कि ब्राह्मण समुदाय का असंतोष मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना? फर्स्ट ऑप्शन है रोमिला थापर, सेकेंड ऑप्शन है BN मुखर्जी और थर्ड ऑप्शन है HC रायचौधरी और फोर्थ ऑप्शन है हरप्रसाद शास्त्री। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
ऑप्शन नंबर 4 राइट है हरप्रसाद शास्त्री। तो ब्राह्मण समुदाय का असंतोष जो है मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना, यह कथन था हरप्रसाद शास्त्री का। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है बाबा फरीद का संबंध निम्नलिखित किस क्षेत्र से था। तो बाबा फरीद का संबंध जो था किस क्षेत्र से था। फर्स्ट ऑप्शन है सिंध, सेकंड ऑप्शन है पंजाब और थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र और फोर्थ ऑप्शन है बंगाल। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है पंजाब से। बाबा फरीद का संबंध जो था पंजाब क्षेत्र से था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने दास व्यवस्था नहीं होने के लिए भारतीय समाज की गलती से सराहना की थी। फर्स्ट ऑप्शन है प्लिनी द एल्डर और सेकंड ऑप्शन है मेगास्थनीज और थर्ड ऑप्शन है टॉलमी और डिमेक्स फोर्थ ऑप्शन है। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन राइट है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने दास व्यवस्था नहीं होने के कारण भारतीय समाज की गलती से सराहना की थी, यानी बताइए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज वो व्यक्ति था जिसने भारतीय समाज की सराहना की थी, क्योंकि यहाँ पे उसे लगा दास प्रथा तो था ही लेकिन वो अलग से आया था। यूनान का रहने वाला था मेगास्थनीज, यो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था मेगास्थनीज जो था। तो उस समय उसे लगा कि दास प्रथा भारत में जो है यानी हिंदुस्तान में नहीं था उस समय भारतीय समाज में, परंतु दास प्रथा था। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें कहा जा रहा है बाल गंगाधर तिलक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट ऑप्शन है उन्होंने एज ऑफ कॉन्सेंट बिल का समर्थन किया और उन लोगों की आलोचना की जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से इसका विरोध किया। सेकंड ऑप्शन है उन्होंने बम्बई के श्रमिक वर्ग के साथ संपर्क विकसित करने के प्रयास की और थर्ड ऑप्शन है उन्होंने शराब की दुकानों की सामूहिक धरनों में भाग लिया। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन राइट होगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है बताना है। फर्स्ट है केवल 1 और सेकंड है 2 और 3 और थर्ड है 1 और 2 और फिर फोर्थ है केवल फोर्थ। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन राइट है केवल फोर्थ। बताइए फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा केवल फर्स्ट। चलिए राइट है उन्होंने एज ऑफ कॉन्सेंट बिल का समर्थन किया और उन लोगों की आलोचना की जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से इसका विरोध किया। तो बाल गंगाधर तिलक ने एज ऑफ कॉन्सेंट बिल का समर्थन किया और उन लोगों की आलोचना की जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से इसका विरोध किया था। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे इस बिल का विरोध कर रहे थे। क्यों विरोध कर रहे थे, क्योंकि वो समझते थे कि जो अंग्रेज चाहते थे वही नियम लागू कर देते, इसलिए वह इस बिल का जो है विरोध कर रहे थे। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग होगा। क्वेश्चन के अनुसार यह सही है क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही नहीं, क्योंकि वह एज ऑफ कॉन्सेंट बिल का जो है विरोध कर रहे थे। तो एज ऑफ कॉन्सेंट बिल 1891 ईस्वी में लागू हुआ। 1891 ईस्वी में लागू हुआ। तो बाल गंगाधर तिलक इसका विरोध कर रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो अंग्रेज के हैं वही बिल लागू हो जाए इंडिया में। कुछ बात उन लोगों का भी रहे तो वह विरोध कर रहे थे। 1891 में जो एज ऑफ कॉन्सेंट बिल आया तो उसका बाल गंगाधर तिलक जो है विरोध कर रहे थे। और 1891 में जो एज ऑफ कॉन्सेंट बिल आया तो उसके समर्थक थे बहराम जी मालावाड़ी थे, उनका नाम था। उन्हीं के सहयोग से आया था यह एज ऑफ कॉन्सेंट बिल, अंग्रेजों ने लागू किया था। बहराम जी मालावाड़ी था उनका नाम, मालावाड़ी। चलिए आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन वेदों का एक संकलन है। तो कौन सा एक वेदों का संकलन है। फर्स्ट है मधुमालती, सेकेंड है चंदायन और थर्ड है मजमा-उत बहरीन और फोर्थ है जीजे मोहम्मद शाही। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है मजमा-उत बहरीन जो है शो राइट है। वेदों का संकलन है मजमा-उत बहरीन। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और 10th नंबर क्वेश्चन जो है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन है वैदिक उत्तर समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन जो है सत्य नहीं वैदिक उत्तर समाज के बारे में। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ में स्रोत के बतौर एक पत्नी ही स्वतंत्र रूप से भाग ले सकती थी। और सेकेंड ऑप्शन है कुछ ग्रंथों के अनुसार यज्ञों में पत्नी की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर सोने या घास का कोई पुतला प्रयुक्त किया जा सकता था। थर्ड ऑप्शन है मासिक धर्म वाली किसी पत्नी या महिला को यज्ञ में भाग लेने की मान्यता नहीं थी।
और फोर्थ ऑप्शन है केवल विवाहित व्यक्ति ही अपनी वैध पत्नी के साथ किसी यज्ञ में यजमान बन सकता था। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है, सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सो राइट है, क्योंकि इसमें सत्य नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। बाकी सभी जो है यज्ञ वैदिक उत्तर समाज के लिए सही है, सिर्फ एक ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार तो ये सत्य ही है, क्योंकि सत्य नहीं बताना है तो ये सही है। परंतु ये सब था समाज में, वैदिक उत्तर समाज में ये सब नियम था। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रहेगा। वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।